नमस्कार भैया सभी को। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए। कमेंट्स थोड़े से कम आ रहे हैं भैया, कमेंट्स के थ्रू अपनी राय हमें बता दिया कीजिए। आपकी बातें मुझ तक पहुंच जाती हैं। हालांकि थोड़ा व्यस्त शेड्यूल होने के कारण मैं हर एक बार जवाब देने में सक्षम नहीं हो पाता हूं, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें आपके कमेंट्स के थ्रू मुझ तक पहुंचती हैं। आप में से कुछ भाइयों ने मांग की थी कि सर हिंदी में भी थोड़ा ऐड करिए। कोशिश यही है, इसी चाहे मुझे हैंड रिटन नोट्स बनाने पड़े, पर मैंने कोशिश की है कि इन स्लाइड्स में हिंदी का उपयोग ज़्यादा हो। और लेकिन इंग्लिश वालों को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता भैया, बाइलिंगुअल हम कोशिश कर रहे हैं आने वाली स्लाइड्स आपको उपलब्ध कराई जाएं। किसी भाई ने पूछा था कि एग्जैक्ट टाइमिंग्स क्या हैं पॉलिटी के। भैया अभी मैं लाइव क्लासेस चूंकि अभी तक नहीं दे रहा हूं, तो रिकॉर्डिंग ही मैं प्रोवाइड करा पाता हूं। जब भी मुझे फुर्सत मिलती है अपने व्यस्त शेड्यूल से मैं रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करा देता हूं। और इसलिए कोशिश मेरी है कि रोज या एक आध दिन के गैप के साथ आपको वीडियोस मिलती रहें। लेकिन आपसे वादा है कि जल्दी ही मैं आपके साथ लाइव क्लासेस में इंटरेक्ट करूंगा, होपफुली 1-2 दिन 3 दिन के अंदर, ताकि रूबरू को आपसे बात की जा सके वीडियो के थ्रू ही भले ही। खैर, आज की क्लास जैसे कि आप जानते हैं, अब तक हम पिछली 3-4-5 क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि संविधान को संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया, वो कैसे हुआ, उस पूरे प्रोसीजर को हम जान चुके हैं, देख चुके हैं। उसके बाद हम शुरू कर चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का स्वरूप कैसा है। संविधान के स्वरूप में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था कि संविधान के अंदर सबसे पहले प्रस्तावना यानी प्रियम्बल का जिक्र है। उसके बाद पूरा संविधान पार्ट्स यानी भाग में बटा हुआ है, और हर पार्ट या भाग के अंदर एक प्रकार के एक जैसे आर्टिकल्स या अनुच्छेद को बंडल करके डाल दिया गया है। आज हम भाग 1 से शुरुआत करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में आर्टिकल 1 to 4 हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बातचीत आपसे हो जाए, क्योंकि मैं अपनी पहली स्लाइड में भी आपसे बोल चुका हूं, अपने पहले लेक्चर में आपसे बता चुका हूं कि एक टीचर का काम केवल एकेडमिक नॉलेज देना नहीं है, बल्कि बेहतर इंसान बनाना है, आपको बेहतर मोटिवेशन प्रोवाइड कराना है। जब आपकी एनर्जी लो फील हो, आपको एनर्जी देना है। ऐसी एक मजेदार सा किस्सा मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। अपनी तैयारी के दौरान मैंने एक इंपॉर्टेंट बात जो जानी, वैसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात में से एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने जानी वो ये कि आपका एटीट्यूड, रवैया, सोच या माइंडसेट बहुत मायने रखता है भैया। हम में से हर कोई इस एग्जाम के लिए कड़ी मेहनत करता है। कुछ लोग बार बार एग्जाम दर एग्जाम इसे क्लियर करते चले जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद भी थोड़ी दूरी या ज्यादा दूरी से रह जाते हैं। एक बड़ा फर्क है माइंडसेट, सोच, नजरिया। पेपर की तैयारी के दौरान भी और पेपर को अटेम्प्ट करने के दौरान ही नजरिए से जुड़ी एक मजेदार कहानी मैं आपको सुनाता हूं। इन साहब के बारे में वैसे नहीं है, हाँ फोटो मैंने हुसैन बोल्ट का भले ही लगा दिया है। इस कहानी में आंकड़ों को मत पकड़िएगा भैया, भाव पर ध्यान दीजिएगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक बच्चा, एक कॉलेज स्टूडेंट तय करता है कि 1950s के दौर में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड उस समय बना है वो उसे तोड़ेगा। 1950s के दौर में बताया जाता है कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो भी एग्जैक्ट उस समय आंकड़ा था, फॉर एग्जांपल 11 सेकंड का, अगर 11 सेकंड का वो आंकड़ा था तो वो बहुत सालों तक वही कंटिन्यू चल रहा था, उसे कोई तोड़ नहीं पा रहा था भैया। उस पर रिसर्च हुए, बहुत सारे डॉक्टर्स और रिसर्चर्स की राय थी कि ये हमारे शरीर की सीमा है। इससे ज्यादा तेज गति से अगर हमने अपने फेफड़ों पर जोर डाला, दिल की धड़कन को बढ़ाया, तो फेफड़े फट सकते हैं, नुकसान हो सकता है, इंसान की जान जा सकती है। ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड जो भी आंकड़े थे उसके, वो साल दर साल अगले 20-25 सालों तक, 1970s तक कभी टूटा ही नहीं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने मन बनाया इसे तोड़ने का, और इसके लिए प्रैक्टिस की। इसकी प्रैक्टिस करने के बाद वो 1 या 2 प्रयास कर भी चुका था और उसमें कामयाब नहीं हुआ। ये उसका तीसरा प्रयास था। तीसरे प्रयास के लिए उसने वही किया, पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया। इवन जो रिकॉर्ड नोट करते हैं, उन रिकॉर्ड होल्डर की जो रिकॉर्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं उनको भी बुला लिया गया। फॉर एग्जांपल गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड अलग तरह की रिकॉर्ड बुक्स के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो लोग आ गए। यूनिवर्सिटी के बहुत सारे लोग मैदान में इकट्ठा हो गए ये देखने के लिए कि ये फिर हारेगा, क्योंकि वो रिकॉर्ड पिछले 20-30 सालों से कभी नहीं टूटा था। ये स्टूडेंट खुद इसमें नाकामयाब पिछली कोशिशों में हो चुका था। उसने रेस शुरू की, इधर स्टॉप वॉच स्टार्ट हुई, रेस कंप्लीट हुई। रेस कंप्लीट होने के बाद स्टॉप वॉच पर समय को चेक किया गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर उस समय का रिकॉर्ड था
फॉर एग्जाम्पल अगर उस समय का रिकॉर्ड था 11 सेकंड का, मैं फिर कह रहा हूं आंकड़ों पर ध्यान मत दीजिएगा, आंकड़े जो भी रहे हों मैं कहानी के सार तक पहुंचाना चाह रहा हूं। घड़ी में बोला गया 11.00, माफी चाहूंगा 10.97 सेकंड्स, कुछ इस तरह का आंकड़ा बोल दिया गया। इसका मतलब भैया उसने 0.03 सेकंड से 0.03 सेकंड से इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। 1 सेकंड से भी कम हिस्से में इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया था, नंबर जो भी रहे हों। मजेदार बात यह हुई उसी साल ये रिकॉर्ड 3 बार तोड़ा गया। अगले ओलंपिक्स तक आते आते ये रिकॉर्ड 11 से ज्यादा बार तोड़ दिया गया था और आने वाले 10 सालों में 25, 30, 50 बार ये रिकॉर्ड तोड़ा जा चुका था। क्यों भैया? वो रिकॉर्ड जो पिछले 20-30 सालों से कभी नहीं टूट रहा था, एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने जोर लगाया, उसे तोड़ा और बार बार वो टूटना शुरू हो गया। इस दौरान क्या बदला था? क्या कोई नई टेक्निक इजाद हो गई थी? क्या एथलीट्स की ताकत एकदम से बढ़ गई थी? नहीं भैया, सिर्फ एक ही चीज बदली थी, सोच, माइंडसेट। अब लोगों को विश्वास हो गया था कि ऐसा हो सकता है। पिछले 30 सालों से इसे ही स्टैंडर्ड या मापदंड के रूप में लिया जा रहा था और ऐसा माना जाता था कि इसे नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन आज लोगों को विश्वास हो गया था ऐसा किया जा सकता है। सोच आपकी बहुत मायने रखती है। जब आप पॉजिटिव अप्रोच अपना लेते हैं, वो फिल्मी स्टोरी है ना भैया, फिल्मी डायलॉग है कि जब आप शिद्दत से किसी चीज को चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश करने लगती है। इसका मतलब जब आप पूरे मन से, सच्ची लगन से, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ किसी तरफ बढ़ते हैं तो वाकई आप रास्ते निकालने लगते हैं, रास्ते बनने लगते हैं और आप उसे पा लेते हैं भैया। इसलिए सबसे पहला पॉइंट है, अपना माइंडसेट पॉजिटिव कीजिएगा और विश्वास रखिएगा। आप जिस भी कोशिश में लगे हों, गवर्नमेंट एग्जाम उन्हीं में से एक है। मेरी तैयारी के दौरान भी भैया, मैं जिस परिवार या परिवेश से आता हूँ, वहाँ किसी के पास उससे पहले कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं थी। एक किसान फैमिली से, एक आम परिवार से आता हूँ और बहुत सारे लोगों ने ये आके बताया भी कि भैया प्राइवेट नौकरी, गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में ना पड़ें, ये बड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है, कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है। एक आदमी ने तो ये भी कह दिया था भैया गवर्नमेंट जॉब तो आजकल सपने में ही मिल रही हैं, बहुत धांधली है, बहुत सारे झमेले हैं, जरूरी नहीं कि ये हर क्वालिफाई एग्जाम मिल पाए, सफल हो पाए। बट मैं लगा रहा, चीजें पॉजिटिव हुई, तैयारी बेहतर हुई और 1, 2, 3, 4 बार नहीं भैया, वो गवर्नमेंट जॉब का जो तिलिस्म है वो 18 बार टूटा। 18 बार फाइनल सिलेक्शन, फाइनल ज्वाइनिंग लेटर मिले और तब इतनी सारी इस एक्सपीरियंस ने सिखाया कि हाँ, कुछ तो अच्छी चीज है जो कई साथी बहुत मेहनत करके अचीव नहीं कर पा रहे हैं। कुछ तो हमारे पास अच्छा आ गया है, चाहे वो हमारे नोट्स हैं, चाहे वो हमारा तैयारी करने का तरीका है या एग्जाम में अप्रोच हमारी, वो सारी चीजें मिलकर कुछ बेहतर बना रही हैं। ये हमारे साथ ऐसे ही नहीं चला जाना चाहिए भैया। इसे मैं अपने भाई बंधुओं को ट्रांसफर करूंगा ताकि अभी मेरे छोटे भाई बहन इससे फायदा उठा सकें और बाद में आने वाली पीढ़ी इसका फायदा ले सके। इसीलिए YouTube पे और ऐसे माध्यम पे डाल जाऊंगा इन वीडियोस को ताकि लोगों की मदद हो सके। इसी प्रयास में हम इन वीडियोस को आगे बढ़ा रहे हैं। एक और मजेदार कहानी आपको बताता हूँ माइंड सेट के बारे में भैया, सेल्समैन के बारे में। इधर ध्यान मत दीजिएगा, हो सकता है आपका फोकस इधर पहले ज्यादा जाए। मेरी बात इनके बारे में है। शिव खेड़ा की एक प्रसिद्ध किताब जीत आपकी में ये एक कहानी है छोटी सी के जूतों के 2 सेल्समैन को एक अनजान आइलैंड पर भेज दिया गया कि जाओ भैया कंपनी की सेल्स बढ़ाकर आओ और वहां जाकर देखो कितना आप माल बेच सकते हो। दोनों ही सेल्समैन, दोनों अलग अलग कंपनीज के सेल्समैन वहां उतरते हैं उस निर्जन आइलैंड, उस दूरंदेशी आइलैंड पर, दूर दराज के आइलैंड पर, और वहां जाकर देखते हैं कि सभी लोग नंगे पांव घूम रहे हैं। अब पहला वाला तुरंत अपने कंपनी में फोन मिलाता है कि भैया ये कहां भेज दिया, तुरंत मेरे को टिकट भेजो, अगली फ्लाइट से मुझे वापस आना है, यहां कोई जूते पहनता ही नहीं है। दूसरे वाले ने तुरंत फोन किया, भैया यहां कोई जूते नहीं पहनता है, खपत की पूरी गुंजाइश है, तुरंत 500 जोड़ी जूते अगली फ्लाइट से यहां पर भेजो, मैं सबको जूते पहनने के फायदे बताऊंगा और जूते बहुत सारे बिकने वाले हैं। सेम प्रोडक्ट, सेम जगह, सेम सिनेरियो, लेकिन 2 अलग एटीट्यूड, 2 अलग सोच। एक आदमी कह रहा है यहां कुछ नहीं हो सकता, दूसरा कह रहा है यहां सब कुछ हो जाएगा। सारा खेल सोच का है। सबसे पहला अपनी सोच को पॉजिटिव रखिएगा।
जब आप खुद को पॉजिटिव कर लेते हैं, अगला स्टेप आता है अपने आसपास के सिनेरियो से ज्यादा अफेक्ट ना होने का। मैंने अपनी शुरुआती क्लास में आपको शेयर किया था, सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े बल्लेबाज, महान बल्लेबाज, जिसने अलग अलग फोरम पे खुद को साबित किया। अपने बुरे दौर के टाइम में टाइम्स ऑफ इंडिया ने उनके बारे में लिखा, सचिन एंडुलकर, सचिन एंड हो गए हैं। इतने बड़े खिलाड़ियों पर भी उंगलियां उठती हैं। हम और आप और तो आम इंसान हैं, हम पर भी उंगलियां उठेंगी, हम पर भी सवाल उठेंगे। आसपास के लोग हमें गिराना चाहेंगे, रोकना चाहेंगे। आप मत रुकिएगा भैया। आपके आसपास ज्यादातर लोग जो आपको रोक रहे होंगे, डरा रहे होंगे, उन्होंने खुद कभी ट्राई ही नहीं किया होगा और वो आपसे कहेंगे तुमसे नहीं होगा। क्यों? उनके पास कारण नहीं होगा। उनका कहना होगा बस हमने ऐसा कभी किसी को करते देखा नहीं है, या ऐसा ही होता है। एक मजेदार कहानी है, इसके बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। ये वाली इन महाशय की। एक बार क्या हुआ, कुछ साइंटिस्ट के ग्रुप ने एक रिसर्च की या एक एक्सपेरिमेंट किया कुछ बंदरों को लेकर। उन्होंने एक पिंजरे में 4, 5, 6 बंदर, फॉर एग्जांपल 5 बंदर बंद कर दिए। उस पिंजरे के ठीक बीचों बीच बड़ा सा केले का गुच्छा टांग दिया और चारों तरफ बंदरों को बैठा दिया। बंदरों ने अंदर देखा, अंदर जाकर देखा, अरे वाह भाई वाह, बड़े शानदार केले हैं। उनमें से एक बंदर जिसकी सबसे पहले नजर पड़ी, उसने तुरंत उसकी तरफ झपट्टा मारा, उसने केले छीनने की कोशिश की। जिस बंदर ने केले की तरफ हाथ उठाया था, केले को पकड़ना चाहा था, सर्दियों के समय में, ठंडे मौसम में बर्फ वाले पानी की तेज धार उसके ऊपर डाली गई। वो ठिठुर गया बुरी तरह से। लेकिन साइंटिस्ट यहीं नहीं रुके, उन्होंने उसके अलावा बाकी 4 बंदरों पर भी वही धार पानी की मारी। सारे ठिठुरने लगे, कांपने लगे और सोचने लगे अरे ये क्या हो गया। थोड़े समय बाद फिर एक बंदर ने फिर से प्रयास किया, फिर सेम इफेक्ट। साइंटिस्ट ने बहुत तेज पानी की धार उस बंदर पर मारी और साथ ही साथ बाकियों को भी नहीं बख्शा, बाकियों पर भी खूब पानी डाला जो खाली बैठे थे। अब तीसरी बार देखिए क्या होता है। तीसरी बार जब तीसरे बंदर ने जैसे ही प्रयास किया, साइंटिस्ट को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, बाकी बंदरों ने मिलकर उसे पीट दिया, क्योंकि बंदर समझ चुके थे करेगा तू और भुगतना हमें पड़ेगा भैया। अब उनमें से एक बंदर को बाहर निकाल लिया गया और उसकी जगह एक नया बंदर को अंदर भेज दिया गया। बाकी चारों पुराने बंदर हैं, वो सब जानते हैं, नया बंदर कुछ नहीं जानता है। अंदर आता है और अंदर आते कहता है अरे वाह केले लटके हुए हैं, केले खाता हूं। तुरंत झपट्टा मारता है और बाकी चारों बंदर पकड़कर उसे पीट देते हैं। वो पिटा अपने कान सहलाता है कि क्यों मारा भैया मुझे, मेरी क्या गलती है। ऐसे एक एक करके वो बाकी चारों बंदर रिप्लेस कर दिए गए पुराने, और 4 नए बंदर आ गए। आज भी वही रिवाज उस पिंजरे में चल रहा है। जब भी कोई बंदर उस केले की तरफ झपटता है, बाकी 4 बंदर मिलकर उसे पीट देते हैं। कोई केला नहीं खाता है। हालांकि उन 5 बंदरों में से किसी पर पानी की धार नहीं डाली गई है, ये 5 नए बंदर हैं, लेकिन ये उस समाज, उस पिंजरे का रिवाज बन गया है। ऐसे ही हमारे लोकल समाज में कुछ रिवाज बन जाते हैं। जब भी हम उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं तो आसपास वाले आपको पीट देते हैं। पीट देते हैं तो मतलब डरा देते हैं, अरे ये क्या करने जा रहे हो, ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया, ऐसा मत करना वरना ये हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे, वंश नष्ट हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। आपको प्रयास करना होगा भैया, अपने जीवन में कुछ अच्छे लोग चुनिए, उनसे राय मशवरा कीजिए, अपनी काबिलियत, अपनी खूबियों को पहचानिए, कड़ी मेहनत करिए, उन्हें तराशिए, निखारिए, आप जरूर कामयाब होंगे। हम और आप जैसे लोगों ने ही पहले कामयाबी हासिल की है। बहुत कम रिसोर्सेस में भी ये कामयाबियां लोगों ने पाई हैं, हम और आप भी पा सकते हैं। और याद रखिए, हमेशा चैंपियन की ये पहचान होती है कि वो पैराडिग्म या बने बनाए रिवाजों से ऊपर उठकर रिजल्ट देता है। जब लोग कहते हैं कि 60 इयर्स में रिटायर हो जाना चाहिए, तब अमिताभ बच्चन 62-63 साल की उम्र में यूथ आइकन का अवार्ड जीतते हैं। हर चैंपियन अपने आप को साबित करके ये बताता है कि वो पुराने रिवाजों से ऊपर उठकर रिजल्ट देगा। हमें और आपको खुद के अंदर के चैंपियन को जगाना है, उसे पहचानना है, उसे ताकत देनी है, पुराने रिवाजों को तोड़कर नई कामयाबी हासिल करनी है। इसी कोशिश के साथ भैया आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं भैया, आज का लेक्चर हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 1 है, पार्ट 1 है। पार्ट 1 जो कि 4 आर्टिकल्स या 4 अनुच्छेदों से मिलकर बना हुआ है। आर्टिकल नंबर 1 to 4, इसका हेडिंग यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, हमारा भारत देश और उसके राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। पार्ट 1 या भाग 1 हमें बताता है कि हमारे देश में कौन कौन से राज्य व कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो इस मैप में भी हमें दिखाई दे रहे हैं।
आज के समय में हमारे 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब इसे शब्द दर शब्द पढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 1 अनुच्छेद 1 कहता है भैया, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ होगा। यहां पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बात भैया मैं मार्क कर देता हूं, हर बार की तरह फिर दोहराऊंगा, आपको पढ़ाई हुई हर बात स्ट्रिक्टली एज पर एग्जाम सिलेबस है और हर उस चीज को मैं नोटिफाई कर रहा हूं या हाईलाइट कर रहा हूं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इतने सालों तक पहले खुद एग्जाम देने और क्लियर करने के बाद और फिर इतने सालों का पढ़ाने का तजुर्बा भैया कुछ क्वेश्चंस याद करा देता है और वो चीजें मैं आपको सौंपना चाहता हूं। कोचिंग का मतलब ही यही होता है भैया। हाँ, शिव खेड़ा की किताब में ये बात भी कही गई है कि हम हर गलती खुद करके सीखने के लिए बहुत छोटी उम्र के दौर में हैं, यानी हमारी उम्र कम पड़ जाएगी अगर हम हर गलती खुद करके सीखें, इसलिए हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। कोचिंग का यही मतलब होता है भैया कि आप जो गलतियां करने जा रहे हो उनसे पहले ही आगाह कर दिया जाए। ये 5-10 प्रकार की गलतियां ना करें, या ये 5-10 पॉइंट इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, इनको पहले ही कर लें, इनसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, ताकि आप वो 5-10 स्टेप आगे बढ़ जाओ। बाकी आगे और एक स्टेप आगे पहुंचाना आपकी मेहनत से। हार्ड वर्क प्लस प्रॉपर गाइडेंस। प्रॉपर गाइडेंस हमारा काम, हार्ड वर्क करना आपका काम, कामयाबी जरूर मिलेगी। तीसरा स्टेप लक, ईश्वर भगवान की कृपा वो अपने हर उस बच्चे पर बरसती है जो कड़ी मेहनत कर रहा होता है, सच्ची लगन से मेहनत कर रहा होता है भैया। खैर, अनुच्छेद 1 कहता है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन क्या है? आर्टिकल 1 या पार्ट 1 या संविधान में भारत का नाम क्या है? आंसर इज इंडिया दैट इज भारत। इंडिया जो कि भारत है। इंपॉर्टेंट मार्क कर दे रहा हूं, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पिछली 2 क्लासेस जो हम कर चुके हैं, दैट इज प्रियम्बल एंड शेड्यूल, प्रस्तावना और अनुसूचियां, उसके क्वेश्चंस ऑलरेडी तैयार हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे और फिर से चेक करेंगे कि हमने जो पढ़ा है स्ट्रिक्टली एज पर एग्जाम सिलेबस है या नहीं, और एग्जाम में आए हुए लगभग सारे क्वेश्चंस हम कवर कर पा रहे हैं या नहीं। उसी तरह से इसके क्वेश्चंस भी जब हम आगे क्लियर करेंगे, पढ़ेंगे या सॉल्व करेंगे, तब आप चेक कर पाएंगे। खैर, आर्टिकल 1 में भारत का नाम इंडिया दैट इज भारत, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके बारे में क्या कहा गया है कि ये कौन से प्रकार का होगा? इट विल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, यह राज्यों का संघ होगा। संघ शब्द को मत पकड़िएगा भैया, 2 तरह की जो व्यवस्थाएं होती हैं, पहली फेडरल एंड सेकंड यूनियन। फेडरल या संघ में भी 2 स्तर पर शासन चल रहा है, लेकिन राज्यों को आजादी है कि वो जब चाहें अलग हो जाएं। बट हमारे देश में ऐसी आजादी नहीं है भैया, इसलिए यहां पर क्लियर कर दूं, आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। और सेकंड पॉइंट कहता है स्टेट्स कैन नॉट सेकेड, या फिर राज्य अलग नहीं हो सकते भैया। राज्य अपनी मर्जी से हमारे देश से अलग नहीं हो सकते हैं, ऐसी व्यवस्था हमारे संविधान निर्माताओं ने पहले ही करके भेजी है। तो आर्टिकल 1 सबसे पहले बताता है हमारे देश का नाम क्या होगा, इंडिया दैट इज भारत। टाइप क्या होगा, यह राज्यों का संघ होगा, दैट इज इंग्लिश में गौर करिएगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। ऑप्शन में यूनियन वर्ड पे गौर करिएगा, जहां भी यूनियन ऑफ स्टेट्स आए उसे टिक करिएगा। और इसका टेरिटोरियल एरिया बता रहा है, टेरिटोरियल एरिया में क्या क्या आ रहा होगा उसके लिए एक लिस्ट पूरी साथ में दे रहा है। कौन सी? अनुसूची नंबर 1, पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। शेड्यूल नंबर 1 बताता है लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, हमारे भारत देश के राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की सूची इसमें दी गई है। तो वो टेरिटोरियल एरिया उससे डिफाइन हो रहा है बाय शेड्यूल 1। यूएसए का एग्जांपल यहां देकर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि वहां पर भी वो राज्यों का संघ है, वो दैट इज यूनियन ऑफ, दैट इज फेडरेशन। बट हर राज्य का अपना संविधान है, अपने लॉ हैं, उनके अपने गवर्नर हैं, साथ ही वो जब चाहें अलग हो सकते हैं। ऐसा हमारे देश के राज्यों के साथ नहीं है। हमारे राज्य अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकते। हमारे राज्यों में अलग संविधान का जो रूल, स्पेशल प्रोविजन आर्टिकल 370 के तहत जम्मू एंड कश्मीर को कभी हुआ करता था,
जिसे था बना दिया गया है मौजूदा सरकार ने, इस पर चोट की है और आज जम्मू कश्मीर वाला रीजन स्टेट ना रहकर 2 यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट हो गया है। आगे हम इसे पढ़ लेंगे और इसलिए अब ऐसा कोई भी अपवाद हमारे देश में नहीं बचा है। आर्टिकल नंबर 2 बताता है भैया एक्वायर्ड टेरिटरी के बारे में कि हमारे देश में हमारी संसद अर्जित क्षेत्रों को भी अपना सकती है, यानी ऐसा कोई क्षेत्र जो उस समय संविधान बनने के समय हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है लेकिन बाद में हमारे भारत देश से जुड़ जाता है। एग्जाम्पल सिक्किम है, आगे जाकर हम उसे पढ़ेंगे, जो कि 36th अमेंडमेंट 1975 में हमारे देश का हिस्सा बन गया था। पहले उपराज्य बना और बाद में पूर्ण राज्य के रूप में हमारे देश से जुड़ गया था। एग्जाम में सिक्किम से जुड़ा सवाल हर बार आता है, जब मैं वहां पहुंचूंगा तब आपको मार्क करा दूंगा। तीसरा, आर्टिकल 3 कहता है हमारे देश के अंदर ही जो राज्य हैं उनमें संसद चाहे तो फेरबदल कर सकती है। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स, उनमें फेरबदल कर सकती है। कैसे कैसे? 4 पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में इन 4 पॉइंट्स को ऑप्शन के रूप में दे दिया जाता है। पार्लियामेंट या संसद हमारे संविधान, हमारे देश के राज्यों में जो मौजूदा राज्य हैं उनमें नए राज्य बना सकती है तोड़ फोड़ के, उनका एरिया घटा या बढ़ा सकती है, उनके नाम बदल सकती है और उनकी बाउंड्रीज को बदल सकती है। आर्टिकल 3 राज्यों में फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स की बात करता है, नए राज्यों की गठन की बात करता है। संसद को पावर दे रहा है, किसको? पार्लियामेंट को। फिर से इंपॉर्टेंट मार्क कर दे रहा हूं भैया, आर्टिकल 3 के तहत किसको ये पावर है? आंसर इज पार्लियामेंट को, यानी कि संसद को। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनती है, आगे जाकर हम क्लास में पढ़ेंगे। ये पार्लियामेंट या संसद को पावर है कि वो नए राज्य बना सकती है, मौजूदा राज्यों का एरिया या क्षेत्रफल घटा या बढ़ा सकती है, उनके नाम बदल सकती है या उनके बाउंड्रीज बदल सकती है। बिना एरिया चेंज किए बाउंड्री चेंज कर रही है, एक जगह घटा रही है, एक जगह बढ़ा रही है। ये सारा कुछ करने के लिए आर्टिकल 4 कहता है कि अगर आपको नए राज्यों को हमारे देश में मिलाना है या मौजूदा राज्यों में कोई फेरबदल करना है, जो आर्टिकल 2 और 3 कह रहे हैं, अनुच्छेद 2 और 3 जो बात कर रहे हैं, उनको अमल में लाने के लिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। संविधान संशोधन की अनिवार्यता नहीं है। आर्टिकल 4 कह रहा है कि यह सब करने के लिए आपको संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं है। ये पावर हम ऑलरेडी पार्लियामेंट को देते हैं। अनुच्छेद 2 व 3 को अमल में लाने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। फिर कैसे करेंगे? फिर संसद पूछेगी भैया कैसे करें? फिर हम ऐसे, सबसे पहले हमारे राष्ट्रपति जी को इन्फॉर्म कर दीजिए, इनको बता दीजिए कि भैया हम ये करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति जी आपके साथ हल्के से रजामंदी दे देंगे, कर लो भैया, क्योंकि ज्यादा कुछ अधिकार इनके पास भी नहीं है। ठीक है, बदलाव कर दीजिए। उस कंसर्न स्टेट से आप पूछेंगे, टू कंसल्ट दैट कंसर्न स्टेट। जिस राज्य में आप चेंज करने जा रहे हैं, चाहे नाम चाहे उसकी बाउंड्रीज, आप उससे पूछेंगे। हालांकि उसके सुझाव मानने के लिए आप बाध्य नहीं हैं। आप आंध्र प्रदेश के पास गए, उन्हें बताया कि भैया हम आप में से तेलंगाना बनाने जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश वाले बोले कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, यहां से नहीं वहां से बनाओ। इन्होंने कहा ठीक है आप बोल लो, आपको सिर्फ बताने आए हैं। तो इसका मतलब उनसे कंसल्ट कर लेंगे, लेकिन इनकी राय मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है। सिर्फ उनको बता दिया जाता है कि भैया ऐसा ऐसा हो रहा है, बाकी फिर उनको म्यूट कर दिया जाता है। जैसे आज तक में आपने देखा होगा कि भैया किसी से पूछ लिया आपसे सवाल, उसने बोलना शुरू किया नहीं हमारे हिसाब से गलत हो रहा है, उसको म्यूट कर देते हैं। ऐसे ही इनको म्यूट कर दिया जाता है कि ठीक है आपकी राय हमने सिर्फ सुन ली, करेंगे हम वही जो संसद का मन कर रहा है। अल्टीमेटली उस बिल को पास करा दिया जाएगा। कैसे? बाय सिंपल मेजॉरिटी, जिसको मैंने रेड से मार्क किया है, इंपॉर्टेंट मार्क कर दे रहा हूं, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। राज्यों का नाम या उनकी सीमाएं बदलने के लिए आपको कौन सी मेजॉरिटी से वो बिल पास कराना होगा? आंसर इज साधारण बहुमत से, सिंपल मेजॉरिटी से, यानी कि 50% ऑफ द वोट्स। 3 तरह की मेजॉरिटी हम आगे जाकर पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में मैं भी आपको नहीं लेके जा रहा हूं। अभी हमने संविधान पढ़ना शुरू किया है, पेचीदगी में ना जाते हुए उसके क्रक्स को और एग्जाम में आए हुए सवालों को कवर करते हुए हम चल रहे हैं। अब आगे जाके पढ़ेंगे 3 प्रकार की मेजॉरिटी हैं, जिसमें 2/3 मेजॉरिटी भी आती है और एक सिंपल मेजॉरिटी आती है जिसमें सिर्फ 50% वोट चाहिए होते हैं। यानी सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी या साधारण बहुमत के द्वारा आप ये कार्य कर सकते हैं। ये आर्टिकल नंबर 4 कहता है। एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए सिर्फ आपको इतना याद करना है। आर्टिकल 4 के तहत राज्यों की सीमाओं में बदलाव किस मेजॉरिटी के तहत, किस बहुमत के तहत? आंसर इज साधारण बहुमत या फिर सिंपल मेजॉरिटी या फिर 50% ऑफ द वोट्स। अब ये सारी प्रक्रिया के पीछे एक कहानी है, इसको जानना जरूरी और इससे एग्जाम में सवाल आते हैं।
कहानी का नाम है भैया राज्य पुनर्गठन कानून, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। हमारे राज्य आज जिस रूप में दिखाई देते हैं ऐसे हमेशा से नहीं थे। ये कहानी शुरू हो रही है 17 जून 1948 को, हमारी आजादी के बाद, लेकिन संविधान के लागू होने से पहले। 17 जून 1948 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। उन हाईकोर्ट जज के जो रिटायर्ड हाईकोर्ट जज थे उनका नाम था S.K. धर। S.K. धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई, जिनसे पूछा गया कि भैया आप बताओ, बहुत बड़ी मांग उठ रही है देश में, पहले से ही ये मांग उठ रही थी, ये भी मैं आपको बता दूं 1920s के दौर से ये मांग उठ रही थी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर, भाषाई आधार पर देश में राज्य बना दिए जाएं। हर राज्य एक पर्टिकुलर भाषा या क्षेत्रफल के लोग एक एरिया में जो एक पर्टिकुलर भाषा बोलते हैं, वो मांग उठाते थे कि भैया हमारे एरिया में एक राज्य बना दीजिए, हम एक जैसी भाषा बोलते हैं। ऐसी मांग चल रही थी। इवन आज़ादी से पहले भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी ये शामिल किया हुआ, जो लोकल प्रोविंशियल इलेक्शंस होते थे उसमें कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया हुआ था कि हम भाषा के आधार पर आपकी मांग को पूरा करवाएंगे। पर अल्टीमेटली ना कांग्रेस के हाथ में कुछ था और ये इतना आसान भी नहीं था, अभी आगे जाकर हम समझेंगे। खैर, आजादी के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा इस मांग को गौर करिए और बताइए क्या भाषा के आधार पर राज्य बनाना ठीक है। ये चेक करने के लिए एक कमेटी बना दी गई जिसको कहा गया S.K. धर कमेटी। आपको नाम याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। 3 कमेटियां इसमें बनी हैं, तीनों का नाम आपको याद करना है। पहली S.K. धर कमेटी नंबर 1। इससे कहा गया भैया बना दिया जाए। इनका जवाब आया नहीं, नो स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन मत कीजिए, बल्कि प्रशासन के आधार पर कीजिए, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर करिए। प्रशासन जहां आसानी से चलाया जा सके, ऐसे एक क्षेत्रफल को एक साथ रखिए और उसे राज्य बनाइए, भाषा के आधार पर मत कीजिए। ऐसा ये पहली की राय। S.K. धर कमेटी पहली कमेटी जिसने कहा भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाए। एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। आगे बढ़े, बात बिगड़ने लगी तो फिर एक और कमेटी का गठन हो गया भैया, JVP कमेटी। JVP नाम से इसमें शामिल 3 सदस्यों के पहले अक्षर को उठा लिया गया भैया। इस JVP समिति में कौन कौन शामिल थे? जवाहरलाल नेहरू का J, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी V, और पद्मवी सीतारमैया का P। ये 3 नेता शामिल थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पद्मवी सीतारमैया। ये 3 लोगों से मिलकर बनी ये कमेटी JVP कमेटी कहलाई। और इन्होंने दिसंबर 1948 में ये बनी थी और बाद में अपना 4 महीने बाद 1949 में बताया क्या रिजल्ट सेम। इनसे पूछा गया क्या किया जाए, इन्होंने कहा नहीं भैया, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन ठीक नहीं है। अब भैया बड़े पैमाने पर विद्रोह छिड़ गया। सबसे ज्यादा विद्रोह छिड़ा साउथ में, मद्रास राज्यों में तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग ये मांग करने लगे कि तेलुगु भाषाइयों के लिए अलग राज्य बनाया जाए। इस आंदोलन की बागडोर संभाली एक साउथ इंडियन श्री पोटी रामुल्लू। भैया नाम पोटी जैसा लग रहा है पर बहुत ही फेमस हुआ इनका आंदोलन, लोगों का बहुत ज्यादा जन समर्थन इन्हें मिला और ये भूख हड़ताल पर बैठ गए। पोटी रामुल्लू ने तेलुगु भाषाइयों के लिए अलग राज्य मांग की। अच्छा हाँ, इस बीच एक पॉइंट और मैं बता दूं, 1949 में JVP कमेटी आ जाने के बाद 1950 में हम जानते हैं हमारा संविधान लागू हो गया। हमारे संविधान में हमारे देश के राज्यों को 4 भाग में बांट दिया गया था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं वो डिटेल आपको नहीं पढ़ा रहा हूं। पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, पार्ट D, ABCD 4 कैटेगरी कर दी गई थी। जो प्रोविंशियल स्टेट्स हैं पहले वाले, उनको एक कैटेगरी में डाल दिया गया, अंडमान निकोबार को D में डाल दिया गया। इस तरह हर एक कैटेगरी में कुछ राज्य डाल दिए गए। अब ये जब बन गया और राज्य के लोगों ने देखा कि भैया भाषा के आधार पर तो कुछ हुआ ही नहीं जो हम मांग कर रहे थे, तब इस आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया था और उसके बाद ये कहानी शुरू हो गई। श्री पोटी रामुल्लू ने भूख हड़ताल कर दी और भैया आखिरकार, पहले मैं उनका फोटो दिखा दूं, ये है भैया वो श्री पोटी रामुल्लू जी। 56 दिन तक भूखे रहने के बाद भैया इनकी मृत्यु हो गई। 56 दिन के आमरण अनशन के बाद इस डेट को 15 दिसंबर 1952 को रामुल्लू जी की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु होने के बाद भैया दंगे छिड़ गए, उपद्रव होने लगे। जवाहरलाल नेहरू जी को अपनी कुर्सी हिलती दिखाई दी, वो समझ गए मामला बिगड़ जाएगा। अल्टीमेटली आनन फानन में लोगों की मांग को पूरा करते हुए 1 अक्टूबर 1953 को, नेक्स्ट ईयर के अंदर, ये घोषणा तभी हो गई कि ठीक है भैया हम आपकी मांग पर अमल कर रहे हैं, हमें थोड़ा समय दीजिए सिस्टमैटिक वे में सब चीजें बनाने के लिए। और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश स्वतंत्र भारत में
भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य। एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए भैया मैंने ये इंपॉर्टेंट निशान लगा दिया है। एग्जाम में बार बार ये सवाल पूछा जाता है, ध्यान गौर करिएगा शब्दों पे। स्वतंत्र भारत में, इसलिए मैंने इसको रेड से लिख दिया है भैया। स्वतंत्र भारत का मतलब आजादी के बाद। आजादी से पहले आप पढ़ेंगे 1936 में उड़ीसा का गठन भाषा के आधार पर हो चुका है। तो अगर भारत में ओवरऑल पूछ रहे हैं तो 1936 में ऑलरेडी, 1935 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, जब बर्मा को अलग कर दिया गया था, उसके बाद वहां पे उड़ीसा भाषा के आधार पर ही बनाया गया है 1936 में। लेकिन वो आजादी से पहले की बात है। एग्जाम में जो बार बार सवाल पूछा जा रहा है आजादी के बाद का, स्वतंत्र भारत में यानी आजादी के बाद भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य, आंसर इज आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। इसको याद कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य। इसके बाद भैया फिर चीज में रिवाइज करने की जरूरत थी। उस समय तो लोगों को शांत करने के लिए भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को तो बना दिया गया, लेकिन फिर से इस मुद्दे पर विचार करने के लिए, क्योंकि जब एक बार आंध्र प्रदेश बन गया तो बाकी राज्य भी खड़े हो गए, भैया हमें भी लाओ, हमें भी लाओ, हमें भी तो, हम तो कब से मांग कर रहे हैं, हमारे राज्य को भी बनाइए अलग राज्य, या हमारे क्षेत्र को बनाइए अलग राज्य। अल्टीमेटली एक और फाइनल कमिटी आती है। मैं फिर कह रहा हूं 3 कमेटी हमें याद करनी थी। पहली थी एस.के. धर कमेटी, जिसने कहा भाषा के आधार पर नहीं बन सकते। दूसरी जे.वी.पी. कमेटी, जिन्होंने कहा भाषा के आधार पर राज्यों का गठन ठीक नहीं है। फाइनल कमेटी आई फजल अली कमेटी। भैया ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, इनकी अध्यक्षता में ये 3 सदस्य कमेटी थी। 3 सदस्यों में बाकी दोनों के नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने लिख दिए हैं। हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पणिकर, इनके बाकी 2 सदस्य थे। एग्जाम में बार बार ये पूछा जाएगा। फाइनल समिति फजल अली समिति, फजल अली कमेटी, ये इनका फोटो है भैया, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। और इन्होंने फिर कहा कि हाँ, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है। हालांकि ये पूरी तरह लिंग्विस्टिक बेसिस या भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, भाषा और एडमिनिस्ट्रेशन को बैलेंस करते हुए ऐसा किया जा सकता है। और इनकी बात को कैसे माने, इन्होंने, आयोग ने तो सिफारिशें दी, आयोग ने जब सिफारिशें दे दी उसको अमल में लाने के लिए कानून बनाना पड़ता है। इनकी सिफारिशों को मानते हुए एक बिल संसद में पेश कर दिया गया और अल्टीमेटली उस बिल को रजामंदी मिल गई जुलाई 1956 में। जुलाई 1956 में राज्य पुनर्गठन बिल पास हो गया। बिल पास हो जाता है तो वो कानून बन जाता है, राज्य पुनर्गठन कानून बन गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बन गया 1956 में, जिसके तहत ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं भैया। सबसे पहली बात, 7वां पार्ट खत्म कर दिया गया। आगे जाकर हम पढ़ेंगे हमारे संविधान का भाग 7। मैंने आपको बताया था जब हमारा संविधान का गठन हुआ, जब हमारा संविधान बनाया गया, तब हमारे देश के राज्यों को पार्ट ए बी सी डी कैटेगरी में बांट दिया गया था। तब पार्ट बी राज्यों के बारे में डिटेल इसमें दी गई थी, इसको समाप्त कर दिया गया। बोला गया जब पार्ट ए बी सी डी की कैटेगरी खत्म कर दी है तो पार्ट बी राज्य कौन कौन से क्या क्या होंगे, अधिकार क्या होंगे, उन सारी चीजों की जरूरत ही नहीं है। तो हमारे संविधान में से 7वां भाग खत्म कर दिया गया, पहला इंपॉर्टेंट बात। दूसरा, ये 7वां संविधान संशोधन है, एग्जाम में पूछा जाएगा और इसके तहत एसएससी सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बने। तीनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। राज्य पुनर्गठन एक्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत 14 राज्य, इंपॉर्टेंट मार्क कर दे रहा हूं भैया, 14 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश बने। 1956 का ये मैप मैंने आपके सामने बना दिया है। उस समय ये 14 राज्य और 14 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश कैसे दिखाई देते थे वो आप इसमें चेक कर सकते हैं। गलत लिखा हुआ है भैया, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। उस समय 6 हुआ करते थे, 6 यूनियन टेरिटरीज, 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। और वो कैसे दिखाई देते थे वो इस फॉर्म में आपको दिख जाएंगे। यहां तक बनने के बाद अब उसी बातों को अमल में लाते हुए, भाषा के आधार पर और एडमिनिस्ट्रेशन का बैलेंस बनाते हुए और राज्य अलग अलग समय पर आते गए हैं जिनको हमें समझना है। 1953 में सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य आया। उसके बाद 1960 में महाराष्ट्र भी कहने लगा, या यहाँ के महाराष्ट्र और गुजराती लोग कहने लगे भैया मराठियों को अलग बनाया जाए। आप उस समय देखिए बॉम्बे एक साथ दिख रहा है पूरा। बाद में क्या किया, इसको काट दिया गया है, महाराष्ट्र का हिस्सा नीचे वाला और गुजरात का हिस्सा ऊपर वाला कर दिया गया है। ये 2 क्षेत्र बांट दिए गए महाराष्ट्र और गुजरात के रूप में। उसके बाद भैया नॉर्थ ईस्ट में आवाज उठने लगी, ये पूरा आसाम जो पोर्शन था, यहाँ पे
नागाओं का विद्रोह शुरू हो गया। अल्टीमेटली उनकी मांग को पूरा करते हुए 1963 में नागालैंड अस्तित्व में आ गया। बाद में आप जानते हैं पंजाब, जो कि अपने आप में यहाँ पर एक पूरा क्षेत्र हुआ करता था। हिमाचल प्रदेश उस समय एक यूनियन टेरिटरी की तरह था। बाद में पंजाब और हरियाणा टूटकर बने और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश को एक सेपरेट राज्य बना दिया गया। नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश हरियाणा और हिमाचल प्रदेश पंजाब से टूटकर किस किस ईयर में ऐड कर दिए गए। इसके बाद भैया साउथ में फिर से मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 में बना दिए गए। आसाम का हिस्सा छोटा हो गया और बाकी छोटे छोटे कई राज्य यहाँ पर निकल आए। अल्टीमेटली 1975 में इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत में लाया गया। सिक्किम को पहले उपराज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया और उसके बाद पूर्ण राज्य के रूप में 1975 में ऐड किया गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है भैया, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, सिक्किम किस संविधान संशोधन के तहत हमारे देश का हिस्सा बना? आंसर है 36वां संविधान संशोधन 1975 में। किसी पेपर में शायद रेलवे या कहीं पे गोवा के बारे में भी पूछा जा चुका है। गोवा भारत के राज्यों का हिस्सा कब बना या भारत में राज्य का दर्जा गोवा को कब हासिल हुआ है? आंसर इज 1987। बाद में आप देखेंगे ये अरुणाचल प्रदेश भी यहाँ पे बन गया है। असम का ये जो हिस्सा है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी वाला पार्ट, ये अरुणाचल प्रदेश बाद में बन गया। और लास्ट में आप देखेंगे मिजोरम बना है और उसके बाद भी कुछ और राज्य हैं, देन छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड एंड देन तेलंगाना। ये 26वां राज्य है। बाकियों के मैंने सिर्फ ईयर लिखे हैं क्योंकि ये बाद में और पीछे से देखें तो लेटेस्ट हैं। इनके शुरुआत में डेट भी पूछ लिए जाते हैं, हालांकि अब इन पर क्वेश्चन ज्यादा नहीं आ रहा है, पिछले कुछ सालों में इन पर क्वेश्चन आए हैं, इसलिए याद करने के लिए ये 26वां राज्य है, ये 27वां 27th, ये 28th, ये 29th। अब ये इतने सारे, और बाद में आप देखेंगे यूनियन टेरिटरीज, टोटल 29 राज्य होने के बाद जम्मू एंड कश्मीर को राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया, वापस 28 हो गए। उधर यूनियन टेरिटरीज में पहले 7 यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी, उसमें लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरीज ऐड हो गई, 9 हो गई। लेकिन उन 9 में से 2 आप देखेंगे दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव को मर्ज करके एक बना दिया गया, 9 घट के फिर 8 रह गई। अल्टीमेटली आज के 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज जो वर्तमान में दिखाई देते हैं कुछ इस प्रकार से हैं। इस मैप को आप देख सकते हैं या नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो यूनियन टेरिटरीज अस्तित्व में आई हैं वो इस आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर डाल दी हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ सकते हैं। जो वर्तमान में 8 यूनियन टेरिटरीज बन गई हैं और उनकी कैपिटल क्या क्या हैं। अब इतने सारे राज्य जो अलग अलग समय पर बने, उन्हें याद करना मुश्किल होता था भैया, एग्जाम में कैसे करें, उनका ऑर्डर कैसे याद रखें, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये पूछ लिया जाता है कौन सा पहले कौन सा बाद में, इनमें से कौन सा राज्य बाद में बना या इन सब में से कौन सा पहले बना, या इनका ऑर्डर अरेंज करिए। तो भैया उसको बनाने के लिए एक इंटरेस्टिंग सा कोड हमारे पास है इतने सारे राज्यों को याद करने के लिए। द कोड इज दिस, आम गुनाह ही मंत्र मेघ सी गर्मी दे सकता है। सुनने में अटपटा लगेगा, मुझसे मत कहिएगा अरे ये क्या है भैया, तो भैया ये मैं नहीं चुन सकता, राज्य अटपटे रूप से ही जुड़े हैं, उसे बस एक लाइन में याद करने का एक तरीका मैंने निकाला है, इसको याद कर लीजिएगा। आम गुनाह ही मंत्र मेघ सी गर्मी दे सकता है, एक लाइन में आपको पूरा ऑर्डर याद हो जाएगा। कैसे? आंध्र प्रदेश, ठीक है, यहाँ से महाराष्ट्र, ये गुजरात, फिर नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, और जो मैंने लाइन एक डार्क करी है इसका मतलब ये एक ही राज्य है, ये गोवा, ये अरुणाचल प्रदेश और ये मिजोरम। उसी ऑर्डर में आपको याद हो जाएगा, यहां तक का मिजोरम तक का ऑर्डर याद हो जाएगा आपको। और लास्ट के 3-4 हैं भैया वो आप याद कर सकते हैं क्योंकि लेटेस्ट हैं। मेरे टाइम पे भैया ये लेटेस्ट ही थे, आज से 3-4 साल पहले जब मैंने सारी तैयारी की थी, एग्जाम्स दे दिए थे, इसका कोड बनाना मैंने जरूरी नहीं समझा, करंट अफेयर्स में बार बार पढ़ लिए थे। लास्ट के 3-4 अपने आप याद कर लीजिएगा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। 36 और 26 एक जैसा लगता है, तो वो ऑर्डर याद करने के लिए इन तीनों में पहला कौन सा था? छत्तीसगढ़ था, 26वां राज्य, उसके बाद 27वां उत्तराखंड, देन झारखंड। झारखंड को झाड़ू वर्ड से जोड़कर मैंने याद किया भैया, आखिर में झाड़ू सकेर दी, सबको साफ करके क्लीन कर दिया है, आखिर में झाड़ू मार के सब साफ कर दिया गया, तो झाड़ू लास्ट में आ रही है 28 नंबर पे, रिलेट करके याद कराने के लिए भैया। ये आपका पार्ट 1 खत्म होता है, आर्टिकल 1 to 4। इसे लेक्चर को बार बार दोहरा लीजिएगा। पिछले लेक्चर से आए हुए सारे क्वेश्चंस हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। खूब सारा प्यार देने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कड़ी मेहनत करिए, खूब कामयाब होइए
और अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताते रहिए, भले ही मैं जवाब ना दे पाऊँ, लेकिन मौका मिलने पर मैं उन कमेंट्स को पढ़ता भी रहता हूँ। और हाँ, आने वाले लेक्चर्स में जल्दी हम लाइव मिलेंगे और तब हम उन पर बात कर सकते हैं। आपको मेरे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं बताइएगा, क्योंकि ये मुहिम है उस तैयारी को बेकार ज़ाया ना जाने देने की, और ऐसे लोगों तक वो ट्रिक्स, वो मेथड्स, या एज पर एग्जाम सिलेबस क्या क्या आता है वो चीज़ें पहुंचाने की जिन तक शायद प्रॉपर सिलेबस अब तक ना पहुंच पा रहा हो। मेरी ये मेहनत आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक भी करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।